हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो आज हम बात करेंगे एक और नए चैप्टर के बारे में, केमिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर का नाम है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस ऑफ द सीबीएसई। इसमें मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं ट्राई करूंगा जितना भी पूरा चैप्टर है इसमें कवर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन हमारा पहला है, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक कैडमियम मर्करी ऑफ ग्रुप 12 आर नॉट रिगार्ड एज ट्रांजिशन मेटल वाई। सबसे पहले जो ट्रांजिशन मेटल है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और ग्राउंड स्टेट में इनके पास हमेशा क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, इनकी कलरेशन होती है, दे कैन फॉर्म अलॉयज। तो सारी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिंक कैडमियम मर्करी, ये भी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आते हैं, बट क्योंकि इनके पास क्या D10 कॉन्फ़िगरेशन, इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा D10 रहती है इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। एज ए रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल हमेशा फील्ड रहते हैं, ये कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं शो कर पाते हैं ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सो दैट्स व्हाई इन सबको हम डी ब्लॉक में कंसीडर करते हैं, बट डी ब्लॉक को हम डिवाइड कर देते हैं ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन। तो इसे हम जिंक कैडमियम मर्करी को हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट की बात करेंगे, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि इनके पास क्या होता है, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन 2 डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 2 डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल में होते हैं। एक होता है हमारा n-1d और दूसरा होता है ns। और हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होता है, जो एलिमेंट है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस ऑर्बिटल्स इज वेरी लेस। और दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है, इट इज वेरी लेस। सो बोथ ऑर्बिटल्स और एनर्जी लेवल कैन बी यूज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दोनों ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि दोनों ऑर्बिटल हम यूज करें, एज ए रिजल्ट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, नेम द एलिमेंट शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो 3D सीरीज होते हैं उसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। और ये स्टार्ट होता है Z इक्वल टू 21, एटॉमिक नंबर 21 से 30 स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है वो होता है हमारा मैंगनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेम द एलिमेंट विच शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे ओनली आ रहा था, जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो भी +3 की इन 3D सीरीज। तो याद रखना, ये आता है हमारा स्कैंडियम। जो स्कैंडियम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है दैट इज ओनली +3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, कॉपर एटम्स हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल विच इज 3d10 इन ग्राउंड स्टेट येट इट इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम कॉपर की बात करें तो इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। ऐसा क्यों? Because it has incompletely filled d orbital in one of its oxidation state which is copper 2+। Normally अगर एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो d ऑर्बिटल है अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तब हम उसे बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। बट यहां पे क्या हो रहा है, इसकी ग्राउंड स्टेट में 3d10 है, बट वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे हमारा कॉपर 2+, इसमें क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रही है आर्गॉन 3d9। 9 की वजह से क्या हो जाएगा, इसका डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की वजह से ये सारी प्रॉपर्टी शो करेगा ट्रांजिशन एलिमेंट की। सो दैट्स व्हाई कॉपर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, क्रोमियम 2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए देन द Fe2+। तो क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ बनाना इजी है एज कंपेयर टू Fe2+ से Fe3+। क्रोमियम 2+ की अगर हम ऑक्सीडेशन देखें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है आर्गॉन 3d4, ये चेंज हो जाएगा क्रोमियम 3+ में विच इज आर्गॉन 3d3। वेरास जो आयरन 2+ होता है ये होता है 3d6, ये चेंज हो जाएगा 3d5 में। नॉर्मली अगर आप देखो 3d5 क्या होता है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू द 3d3। बट हम इसमें एक्वस मीडियम में जब आपने देखा, आपको क्या लगा जब आपने चेक किया,
क्रोमियम 3+ जो था वो ज्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू Fe3+। ऐसा क्यों हुआ कि क्रोमियम 3+ Fe3+ से ज्यादा स्टेबल हो गया? तो इसमें आपको पढ़ना है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है? जो d ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक होता है हमारा T2g में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक होता है हमारा Eg। इसमें क्या होता है, जो T2g है, अगर हम बात करें क्रोमियम में, क्रोमियम 3+ में T2g में क्या हो जाती है, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट ये क्या हो जाता है, हाफ फील्ड, और Eg में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, क्रोमियम 3+ स्टेबल हो जाता है। अगर हम बात करें Fe3+ की, Fe3+ में 3 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं। याद रखना Eg जो होता है इसमें हायर एनर्जी होती है, थोड़ा अनस्टेबल होता है। एज ए रिजल्ट यहां पे भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो थोड़ी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल और क्रोमियम 2+ इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा व्हाई जिंक 2+ सॉल्ट आर व्हाइट वेयरएज निकल 2+ सॉल्ट आर ब्लू इन कलर। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जो जिंक है इसकी होती है आर्गॉन 3d10 4s2, और हम बात करें Zn2+ की तो Zn2+ होता है आर्गॉन 3d10। अगर हम इसे लिखें इस फॉर्म में, इन द फॉर्म बॉक्स, तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, जो 3d ऑर्बिटल है इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है। बट अगर हम बात करें निकल की, निकल की होती है आर्गॉन 3d8 4s2। इसमें अगर हम देखें ये, इसकी हम बात करें Ni2+ की, तो ये हो जाता है आर्गॉन 3d8। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाता है हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आपको हमेशा याद रखना है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तभी ये क्या शो कर सकता है, कलर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकता है, dd ट्रांजिशन। ठीक है, तो याद रखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, dd ट्रांजिशन होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल से आपको मिलता है T2g एंड Eg ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन है, जब आपके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ऑर्बिटल d ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर सकता है। एज ए रिजल्ट इट विल शो कलर। ठीक है, सो दैट्स वाई जो निकल 2+ है वो ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आउट ऑफ ScH2O6 3+ एंड TiH2O6 3+ आयन विच इज कलर्ड एंड वाई। अगेन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो Sc जो है, सबसे पहले अगर हम Sc की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, स्कैंडियम की हो जाता है 3d1 4s2, और अगर वाटर क्या है, न्यूट्रल है, तो Sc का चार्ज हो जाता है 3+। तो 3+ हो जाएगा हमारा आर्गॉन 3d0 4s0। तो ये आ जाती है इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बाद जो आउटर ऑर्बिटल है वो क्या है, इसका कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है जैसे नोबल गैस का। सिमिलरली अगर हम बात करें टाइटेनियम की, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d2 4s2 +3। जब हमारी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो हम लिखते हैं 3d1। अब इसके पास क्या है, टाइटेनियम वाला जो कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम H2O6 3+। अगर हम इसकी बात करें, इसके पास क्या, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है d का। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन भेज सकता है। इट कैन शो dd ट्रांजिशन। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरनेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि dd ट्रांजिशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो TiH2O6 3+ जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी कलर्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, कंसीडर द हाइड्रेटेड आयन्स ऑफ Ti2+, V2+, Ti3+ एंड Sc3+ एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू √n+2 bm, इसे बोलते हैं हम बोहर मैग्नेटॉन, और n हमें बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। और हमें अरेंज किया हुआ है, पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सबसे पहले Ti दो फॉर्म में दिया हुआ है, Ti2+, Ti3+। जो Ti होता है उसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है आर्गॉन 3d2 4s2। तो Ti2+ का कितना हो जाएगा, 3d2। Ti3+ हो जाएगा 3d1। सिमिलरली हमारा वेनेडियम का जो होता है वो होता है आर्गॉन 3d3 4s2। वेनेडियम 2+ हो जाएगा 3d3। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है स्कैंडियम। स्कैंडियम होता है हमारा आर्गॉन 3d1 4s2। स्कैंडियम 3+ दिया हुआ तो ये हो जाएगा आर्गॉन 3d0 4s0। तो इसकी आ जाएगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, Ti2+ में 2 हो जाएंगे, Ti3+ में 1, V2+ में 3 एंड Sc3+ में 0। ठीक है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो Sc3+ का सबसे कम है क्योंकि 0 है। देन Ti3+ इसका है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Ti2+ के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और सबसे ज्यादा हो जाएंगे
B2 प्लस के। तो ये था हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हमें पूछा है व्हाट इज मिश मेटल। मिश मेटल क्या होता है? इट इज एन एलॉय विच कंसिस्ट ऑफ लेंथेनॉइड मेटल। आप एलॉय बनाओगे लेंथेनॉइड कोई मेटल का जो 95% होगा अराउंड, आयरन भी अराउंड क्या होगा 5%, और इसमें क्या होगा ट्रेसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एस, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। मोस्टली इट इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय। मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय में मिश मेटल यूज करते हैं टू प्रोड्यूस बुलेट का शेल प्रोड्यूस करने के लिए, एंड लाइटर फ्लिंट। लाइटर से स्पार्क से जो क्या होता है उसमें क्या होता है फायर प्रोड्यूस होती है, लाइटर में जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लाइटर फ्लिंट। तो उसमें भी क्या होता है मिश मेटल का यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है ऑल्दो ZR बिलोंग टू 4D एंड HF बिलोंग टू द 5D ट्रांजिशन सीरीज बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। ठीक है, अगर हम जिरकोनियम की बात करें ये होता है क्रिप्टॉन 4D2 5S2। ठीक है, अगर हम बात करें हैफनियम की ये होता है जीनॉन 4F14 5D2 6S2। ये हमारा 4D का होता है 5D का होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें क्या हो जाता है हैफनियम में देयर इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ 4f ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है देयर इज एडिशन ऑफ 4f ऑर्बिटल, और 4f ऑर्बिटल क्या करता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करते। ठीक है, एज रिजल्ट क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है इंक्रीज, और वैलेंस शेल को ये अपनी तरफ खींचता है इसका न्यूक्लियस। इसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखना हैफनियम में क्या हो जाता है बिकॉज ऑफ 4f ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, इसे बोलते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम का हो जाता है साइज 1, इसका तो नॉर्मल साइज होता है 160 पिकोमीटर, बट हैफनियम का साइज होता है 159 पिकोमीटर। दोनों का साइज क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम साइज। और अगर सेम साइज है तो क्या हो जाती है इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। ये दिया हुआ है ऑल्दो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड बट सीरियम शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाई। अगर हम बात करें सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, ये होता है जीनॉन 4f1 5d1 6s2। अगर इसमें से हमने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या हो जाता है 4f0 हो जाता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो मैच कर जाती है नोबल गैस के जैसे, जीनॉन की जैसे, और ये क्या हो जाता है स्टेबल। सो इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली लेंथेनॉइड्स की होती है +3, अगर उसने एक और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इट एक्वायर स्टेबल 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी अगर उसने एक नॉर्मल से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। सो एज ए रिजल्ट सीरियम विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अलॉन्ग विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, गिव प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर दोस व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक, इसमें क्या होता है स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें काफी ज्यादा देयर आर स्पेसेस, उसका जो वो क्रिस्टल लैटिस में अपने आप को अरेंज करते हैं। याद रखना ये जो एटम्स है वो अपने आप को 3D अरेंजमेंट में क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट शो करता है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और उस अरेंजमेंट में क्या होता है, उसमें काफी ज्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होती है एटम्स के बीच में, उस स्पेसेस को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस। तो उस स्पेस में क्या होता है स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन उस स्पेस में क्या हो सकता है ट्रैप हो सकता है, और इन तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एग्जांपल TiC MN4N एंड FeCfe3H। अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, इन सब कंपाउंड्स का देयर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन द प्योर मेटल। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाते हैं। दे आर वेरी हार्ड, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। तो ये कंपाउंड कंडक्टिव तब भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे आर केमिकली इनर्ट, और ये क्या हो जाते हैं केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन गिविंग रीजन, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजन। सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है द इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर हाई। सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट
मेटेलिक क्रिस्टल इनटू इंडिविजुअल एटम्स। तो याद रखना जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो ना मेटेलिक क्रिस्टल की फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक 3D अरेंजमेंट होता है मेटेलिक क्रिस्टल का, और अगर आप उस क्रिस्टल में से एटम्स को सेपरेट कर दोगे, ओके, अगर आप सारे एटम्स को ब्रेक कर दोगे, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एटम्स को सेपरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों होता है हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमें ऑलरेडी पता है कि डी ऑर्बिटल में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उतना ज्यादा क्या बनाता है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होती है। तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बना सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है, और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी हाई। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, the enthalpy of atomization for transition elements are very high। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी, जो है सेकंड पार्ट, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। Catalytic activity of transition metal is due to their ability to adopt multiple oxidation state and form complex। तो transition metals हैं वो काफ़ी अच्छे फॉर्म करते हैं कैटलिस्ट। ऐसे क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है उनकी ज़्यादा, दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दे हैव मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट। इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, और वो इजीली क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। सो ट्रांजिशन मेटल बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट एंड प्रोवाइड पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो सपोज आपके पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इसको कन्वर्ट करने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, उसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, ये कहते हैं। तो रिएक्टेंट क्या कर सकता है, कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके एक छोटे से रास्ते से कैटलिस्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा, एक अनस्टेबल हमारा क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो इसको एक स्मॉल पाथ से क्या ले जा सकता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा फॉर रिएक्शन टू कैरी आउट। सो दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैन एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम ट्रांजिशन मेटल विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में हम यूज करते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो अगर इन्होंने पूछा है ट्रांजिशन मेटल जो यूज होता है दैट इज वेनेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल विच इज यूज्ड इन द हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो याद रखना आयरन यूज होता है फॉर द हेबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट ट्रांजिशन मेटल दैट हैज लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी एंड एक्ट एज ए वैल्यूएबल सोर्स इन द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री हम यूज करते हैं कंपाउंड AgBr एंड AgCl। तो इसमें हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा सिल्वर। तो सिल्वर जो है इट इज लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी की वजह से तो हम यूज कर सकते हैं इसके कंपाउंड फॉर द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसका पार्ट 1 है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इजीली क्या बना सकते हैं, एलॉयज बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि द एटॉमिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी सिमिलर। तो जो इनका एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, एटॉमिक साइज आर वेरी सिमिलर, वन मेटल कैन रिप्लेस द अदर मेटल फ्रॉम इट्स लैटिस। तो वो क्या कर सकता है, एक मेटल दूसरे मेटल को उसके लैटिस स्ट्रक्चर से क्या कर सकता है, इजीली डिस्प्लेस कर सकता है बिकॉज ऑफ द सेम साइज एंड दे कैन फॉर्म सॉलिड सोल्यूशन। याद रखना जब सॉलिड को आप मिक्स करते हैं उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं सॉलिड सोल्यूशन, और जो सॉलिड सोल्यूशन बनता है वो बन जाता है अलॉय। तो सिमिलर साइज की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे कैन फॉर्म अलॉयज। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आयरन हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दैट ऑफ कॉपर। तो जब भी बात आएगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की तो हमेशा याद रखना जितने ज्यादा ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रेटर विल बी द बॉन्डिंग, उतनी ज्यादा क्या होती है बॉन्डिंग होती है, उतनी ही ज्यादा क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी हायर। अगर हम बात करेंगे आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, वेरस अगर कॉपर की बात करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो आयरन में ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो इसकी बॉन्डिंग होगी खुद के साथ वो क्या होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी। एज ए रिजल्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ आयरन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवैलेंट आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हमें दिया हुआ है FeH2O6 2+। अगर हमें इसमें क्या पूछा है कि डाइवैलेंट आयन का आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें क्या, अगर आपको पता होगा मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड करते हैं सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल है इसमें आयरन। आयरन का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है
आर्गॉन 3d6 4s2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है, तो आयरन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आर्गॉन 3d6, तो हम इसे लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स 3d में, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, और याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n+2 bm। bm इज द बोहर मैग्नेटॉन और n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n की जगह आप क्या डाल दोगे 4, सो 4+2 हो जाएगा 6 × 4 इज 24 और √24 इज 4.89 बोहर मैग्नेटॉन। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4.89। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, Although fluorine is more electronegative than oxygen, but ability of oxygen to stabilize higher oxidation state exceed that of fluorine. Why? अगर हम बात करें फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन जो है जब मेटल के साथ कंबाइन करता है तो वो उनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जा सकता है। ठीक है, सो इट कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट फ्लोरीन ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ एबिलिटी होती है कि वो एक ही मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, बट जो फ्लोरीन है वो सिर्फ मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो ऑक्सीजन है इट हैज मोर एबिलिटी टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन दैट ऑफ फ्लोरीन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द f ऑर्बिटल। ठीक है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल में एंटर होता है, और जो f ऑर्बिटल है याद रखना वो d के नीचे आता है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। द एलिमेंट्स इन विच 4f and 5f ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड आर कॉल्ड एज f ब्लॉक एलिमेंट। सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम f ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, और हमें पता है ये लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में डिवाइडेड है। 4f होता है हमारा लेंथेनॉइड का एंड 5f होता है हमारा एक्टिनॉइड का। नेक्स्ट, वाई कॉपर प्लस इज नॉट नोन इन एक्वस सोल्यूशन। अगर हम एक्वस सोल्यूशन में कॉपर प्लस लें तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2 में। ऐसा क्यों होता है, इन एक्वस सोल्यूशन कॉपर 1 अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है कि एक तरफ कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर 2+, और दूसरी तरफ कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है टू कॉपर एलिमेंट। ठीक है, अब कॉपर क्यों कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2+ में, क्योंकि ऑफ हाईएस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर हम बात करें कॉपर प्लस की एंड कॉपर 2+ की, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, याद रखना इसका चार्ज ज्यादा है तो इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। कॉपर प्लस का क्या होगा, ज्यादा साइज होगा, और स्मॉल साइज होने की वजह से याद रखना जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसे इजीली क्या कर सकते हैं, सराउंड कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल कॉपर 2+ को इजीली क्या कर सकते हैं, सराउंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बट कॉपर प्लस का साइज थोड़ा बड़ा है। एज ए रिजल्ट जो कॉपर 2+ है बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, इसकी नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो ये एनर्जी रिलीज होता है, ये स्टेबलाइज हो जाता है। सो दैट्स वाई कॉपर +1 इज नॉट नोन इन द एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका पार्ट ए है, विच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैज हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसे हम 3D सीरीज भी कहते हैं, और ये होता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। इसमें हमें बताना है हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, इस पूरी सीरीज में, तो याद रखना इसमें आ जाता है हमारा कॉपर। अगर आपको कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है तो वो होती है 3d10 4s1। ठीक है, अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो इजीली आप रिमूव कर सकते हो, बट अगर आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली फिल डी ऑर्बिटल आ जाएगा, और कंप्लीटली फिल डी ऑर्बिटल काफी ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। एज ए रिजल्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो सेकंड इलेक्ट्रॉन नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द कंप्लीटली फिल डी ऑर्बिटल विच इज वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर बी की बात करेंगे, which element of the first transition series has the
हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब कि जो थर्ड अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो दैट विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। तो इसमें आ जाएगा हमारा जिंक। जिंक की अगर हम बात करें इट इज 3d10 4s2 जो ऑलरेडी क्या है फुली फिल्ड है एंड इट इज स्टेबल। तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लोगे तो 4s से रिमूव हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बट अगर आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको रिमूव करना पड़ेगा फुली फिल्ड d ऑर्बिटल से। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा कि देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट हैज the highest third ionization enthalpy. थर्ड क्वेश्चन हमें दिया which element of the first transition series has the lowest enthalpy of atomization। हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है क्वेश्चंस में कि enthalpy of atomization क्या होती है, कि अगर आपके पास एक क्रिस्टल लैटिस है और उसके एटम्स को आपको सेपरेट करना है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज enthalpy of atomization। और याद रखना जिस एलिमेंट में सबसे ज्यादा क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी उसमें क्या होता है बॉन्डिंग, जो अपने साथ एटम अपने साथ बॉन्डिंग बना सकता है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे कम किसकी होनी चाहिए तो जिंक की होगी, क्योंकि जो जिंक है वो है कंप्लीटली फिल्ड 3D सबशेल है इसके पास। कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से इसमें देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो जिंक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। एज ए रिजल्ट ये खुद के साथ मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं बना सकता है और इसके एंथैल्पी ऑफ जो एटमाइजेशन है दैट विल बी लोएस्ट इन द 3D सीरीज। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ए पार्ट है वो दिया हमें निकल 2+ इज मोर स्टेबल देन द Pt2+, वेयर एज Pt4+ इज मोर स्टेबल देन द Ni4+। ऐसा क्यों है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि निकल ज्यादा स्टेबल क्यों है प्लेटिनम 2+ से, क्योंकि जो निकल 2+ कंपाउंड हैव द सम ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी टू बी लोअर देन दैट ऑफ Pt2+। तो अगर आप निकल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो सम ऑफ 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 लगेगी। ठीक है, तो आपकी 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है, तो अगर आपने दोनों का सम किया है तो निकल में क्या होता है वो सम क्या होता है लेस होता है एज कंपेयर टू प्लेटिनम। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना निकल से ज्यादा इजी है। एज ए रिजल्ट वो क्या होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है निकल 2+, सो दैट्स व्हाई जो निकल 2+ है इट इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो Pt4+ है वो ज्यादा क्यों स्टेबल है निकल 4+ से, द सम ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्लेटिनम 4+ इज लोअर। जब आप 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1 2 3 4, और चारों का आपने सम किया तो आपने क्या देखा कि जो प्लेटिनम है उसकी जो 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है एज कंपेयर टू निकल। एज रिजल्ट क्या होता है प्लेटिनम से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज क्वाइट इजी, सो दैट्स व्हाई प्लेटिनम 4+ इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया आइडेंटिफाई द मेटल इन MO3F एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें एक M दिया हुआ है, हमें पता नहीं है कौन सा एलिमेंट है कौन सा मेटल है, हमें पता करना है कौन सा एलिमेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसका टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। M को हम X लिख देंगे, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 और फ्लोरिनो का -1, तो टोटल X बिकम्स इक्वल टू 7 +7। आपको पता होना चाहिए जो +7 है वो होता है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम बात करें 3D ट्रांजिशन सीरीज में तो मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा MnO3F। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कभी भी कोई कंपाउंड अगर कलर है तो याद रखना उसके पास क्या होने चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से याद रखना जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होता है डी ट्रांजिशन होता है। एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन जंप होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसी की वजह से कलर शो होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमें दिया हुआ है टाइटेनियम 3+, तो सबसे पहले टाइटेनियम का पता होना चाहिए आर्गॉन 3d2 4s2 होता है और टाइटेनियम 3+ होता है आर्गॉन 3d1, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एज ए रिजल्ट ये इट विल बी कलर्ड। नेक्स्ट अगर बात करें वेनेडियम की, वेनेडियम का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आर्गॉन 3d3 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो कैसे रिमूव होंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से हो जाएगा। वेनेडियम 3+ विल बी 3d2, तो इसमें क्या हो जाएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दिस कंपाउंड विल बी कलर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपर की। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया एज रिजल्ट बन जाता है 3d10। 3d10 होने की वजह से याद रखना सारे इसमें क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हो जाएगा कलरलेस। कैंडियम की बात करेंगे ये होता है 3d1 4s2। तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है आर्गॉन जैसी, नोबल गैस की जैसी, तो इसके पास कोई d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। मैग्नीज की बात करेंगे 3d5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, मैग्नीज 2+ हो जाएगा 3d5, तो 5 इसके पास क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कलर्ड हो जाएगा। सिमिलरली आयरन है 3d6 4s2 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए 3d5 हो जाएगा, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी क्या हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कोबाल्ट 3d7 4s2, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो ये हो जाएगा 3d7, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा हमारे पास कलर्ड। तो ऐसे अगर आपके पास कोई भी अनपेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो कंपाउंड क्या होगा कलर्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रॉम द गिवन डेट ऑफ ई नॉट वैल्यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ई नॉट क्या होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कुछ मेटल्स का M2 + to M, तो मेटल क्या कर रहा है रिडक्शन कर रहा है फ्रॉम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट टू M, ठीक है। हमारे दिया हुआ क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल एंड कॉपर। हमेशा याद रखना कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, जैसे हमें अगर हम सारी वैल्यूज देखेंगे कॉपर का आपको क्या दिख रहा है रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो मतलब क्या होता है वो एलिमेंट रिडक्शन शो करता है, तो जो कॉपर है वो कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, जो बाकी आयंस हैं इन जो बाकी एलिमेंट दिए हुए हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो रिवर्स प्रोसेस है जो ऑक्सीडेशन है दैट इज मोर स्टेबल। तो ये जो जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं ये अपनी मेटल की फॉर्म से +2 में कन्वर्ट होंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाई इज ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर वैल्यू एक्सेप्शनली पॉजिटिव। व्हाई कॉपर जो है ये पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, मतलब कि कॉपर इतनी जल्दी रिडक्शन कैसे शो कर सकता है, ठीक है। तो कॉपर की जो प्लस ज्यादा स्टेबल स्टेट है वो है कॉपर एज रिलेट टू द कॉपर 2+। ऐसा क्यों होता है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब जो कॉपर होता है ना, अगर आपको उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आपको जो कॉपर है उसके एटम्स को अगर आपको ब्रेक करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, उसमें काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और साथ में क्या होता है इसकी आयनेशन एंथैल्पी भी क्या होती है काफी ज्यादा क्या होती है हाई होती है एज कंपेयर टू जब सपोज कॉपर 2+ को हम वाटर में डालेंगे तो कॉपर 2+ के आगे पीछे क्या हो जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर देते हैं और इसमें से क्या करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो एनर्जी रिलीज होगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है यही यूज होता है फॉर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तो एज ए रिजल्ट कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है जो कॉपर 2+ है वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता है स्टेबल बन जाता है। सो दैट्स व्हाई कॉपर 2+ हैज ए एक्सेप्शनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 का सेकंड पार्ट, व्हाई इज ई नॉट ऑफ Mn2+ टू Mn वैल्यू इज हाईली नेगेटिव एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। अगर हम मैग्नीज की बात करें, जो मैग्नीज है उसका ई नॉट की वैल्यू अगर आपने चेक की सबसे ज्यादा इसमें क्या है नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि जो रिवर्स प्रोसेस है मतलब जो ऑक्सीडेशन होगी मेटल की दैट इज मोर स्टेबल, तो मैग्नीज +2 फॉर्म इज मोर स्टेबल। अगर हम मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज क्या होता है इसका होता है 3d5 4s2, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो बन जाता है 3d5। एज ए रिजल्ट क्या होता है इसकी आ जाती है हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल हो जाता है इसके पास, और हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल की होने की वजह से क्या हो जाता है इट बिकम्स वेरी स्टेबल। सो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये क्या हो जाता है इट कैन नॉट गेट इजीली रिड्यूस। तो Mn2+ को रिड्यूस करना क्या होता है वेरी डिफिकल्ट, तो इसकी जो मैग्नीज है इसका +2 फॉर्म इज वेरी स्टेबल। सिमिलर आपको नेगेटिव वैल्यू दिखेगा, याद रखना मैग्नीज में आपको लिखना हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। अगर आपको आता है जिंक में क्या होता है वो होता है 3d10, तो वो हो जाता है इसमें 3d10 4s2 वो हो जाएगा 3d10। और अगर निकल आता है क्वेश्चन में तो निकल में आप लिखोगे बिकॉज इट हैज हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो इसका साइज काफी स्मॉल हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकल की भी +2 फॉर्म। तो याद रखना इन तीनों की जो ई नॉट की वैल्यू है दैट इज नेगेटिव। सो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2। 16 का थर्ड पार्ट है विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम 2+ और Fe2+ गिव रीजन। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि जो हमारा क्या है आयन है वो इजीली क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो क्रोमियम 2+ इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्रोमियम 3+। और याद रखना क्रोमियम की 3+ स्टेट इज वेरी स्टेबल बिकॉज इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3। इसे हम जब भी हम क्रोमियम की बात करेंगे तो आपको याद रखना है
जब क्रोमियम होता है हम एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, जो क्रोमियम होता है उसकी +3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि हम बात करते हैं इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें पता है जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो चीज में डिवाइड हो जाते हैं, एक T2G ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, T2G और EG में, और इधर T2G में क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। एज रिजल्ट क्या होगा, क्रोमियम का +3 स्टेट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एज रिजल्ट क्रोमियम 2+ विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट और इजीली वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और साथ में ये भी है कि क्रोमियम 2+ की इज मोर नेगेटिव देन द Fe2+। क्रोमियम को देखोगे तो इसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो इससे भी हम टेबल से देख के बता सकते हैं कि क्रोमियम 2+ इज मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सबसे पहले दिया हुआ है द सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट रिसेंबल ईच अदर मच मोर दे रिसेंबल द फर्स्ट रो। सेकंड एंड थर्ड रो क्या करती है, ट्रांजिशन सीरीज की मैच करती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट रो होती है उसे बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड को बोलते हैं 4D और थर्ड को बोलते हैं 5D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अब क्या होता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड रो, सेकंड मतलब 4D और 5D का जो ट्रांजिशन सीरीज है इनके क्या हो जाते हैं, रेडियस ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं सेम, एज ए रिजल्ट इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले आता है 3D फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड होता है 4D और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है हमारा 5D। जो थर्ड रो है याद रखना, इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द 4f ऑर्बिटल। जो 5D सीरीज है इसमें 4f ऑर्बिटल क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, और 4 जो f ऑर्बिटल होता है इसका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से याद रखना क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। सो ओवरऑल क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेकंड एंड थर्ड का सेम हो जाता है, इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एज ए रिजल्ट सेकंड एंड थर्ड सीरीज विल हैव द सेम रेडियस एंड सेम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉपर कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कॉपर है इट हैज ए पॉजिटिव E0 वैल्यू। पॉजिटिव E0 का वैल्यू का मतलब क्या, जो कॉपर है वो इजीली क्या हो जाता है, वो इजीली रिड्यूस हो जाता है कॉपर में, कॉपर 2+ से कॉपर में। बट अगर कोई मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, तो उसका वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कॉपर इजीली क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। बट एलिमेंट लाइक अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम जब वो इजीली HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसके साथ Cl, तो ये इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो जो एलिमेंट इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है उसे हम बोलते हैं ज्यादा रिएक्टिव, और वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। बट कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता बिकॉज इट हैज ए पॉजिटिव वैल्यू, सो ये हाइड्रोजन को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विच हैज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 0। तो कॉपर का पॉजिटिव होता है, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होता है, और इसके नीचे जैसे आ जाते हैं सोडियम, पोटेशियम, सबकी वैल्यू होती है नेगेटिव। जो नेगेटिव वैल्यू होता है इसका मतलब है कि वो एलिमेंट्स इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और जो एलिमेंट इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं वो दूसरे एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमेशा याद रखना, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग आयंस। हमें कुछ आयंस दिए, इसमें पूछा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमें दिया हुआ है मैंगनीज 3+, मैंगनीज का होता है 25, अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो हो जाता है 3D4, तो इसमें हो जाते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम का होता है 24 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो हो जाता है आर्गॉन 3D3, इसमें हो जाते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम में अगर आपने +3 बोला, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है हमारा 3D2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम में अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो ये हो जाएगा 3D1, 1 अनपेयर्ड, तो हो जाएगा 4 3 2 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, क्रोमियम क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि क्रोमियम क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। जो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर है इट विल एक्ट एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा, और लिगेंड की तरह काम करने से क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है इट विल डिवाइड द ऑर्बिटल इनटू द T2G एंड EG ऑर्बिटल, और T2G में क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाएंगे, इट विल बिकम हाफ फिल्ड। ठीक है, तो T2G में क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से हाफ फिल्ड हो जाएगा,
और Eg में क्या होगा, देयर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Eg, एज रिजल्ट क्या होगा, क्रोमियम 3+ इज मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18th का सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ठीक है, ट्रांजिशन में एलिमेंट्स में क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट रिमेन्स सिमिलर। नॉर्मली क्या होता है, आप लेफ्ट टू राइट जाओ तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और रेडियस का साइज क्या होता है, डिक्रीज। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते हैं, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो होता है हमारा जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करते हैं, तो दोनों का इफेक्ट क्या करता है, एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो रेडियस है वो रहता है सेम रहता है, और रेडियस सेम होने की वजह से क्या होता है, एटॉमिक मास तो बढ़ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट रेडियस सेम है, एटॉमिक मास बढ़ने की वजह से ग्रेजुअली क्या होता है, डेंसिटी विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 से हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसके 5 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट, द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन La2O3 एंड Lu2O3। La होता है लेंथेनियम, Lu होता है ल्यूटिटियम। अब याद रखना, सबसे पहले आपको याद रखना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हम सीरीज में जाते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है f ऑर्बिटल में। f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो याद रखना उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और लेफ्ट टू राइट लेंथेनियम से ल्यूटिटियम तक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सबसे पहले हमें पूछा हुआ है व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनियम एंड ल्यूटिटियम। अगर आपको पता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन साइज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो जितना स्मॉल साइज हो जाता है कैटायन का, ये हमने पढ़ा है फेजान रूल से। फेजान रूल क्या बताता है, जितना कैटायन का साइज क्या होता है, जितना स्मॉल साइज होता है कैटायन का उतना ज्यादा कैटायन का क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। वो क्या कर सकता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, उतना स्ट्रांगली वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, La2O3 इसका साइज बड़ा है तो ये क्या होगा, आयनिक होगा, वेयर एज Lu2O3 इज कोवेलेंट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सोसॉल्ट्स ऑफ लेंथेनॉइड्स फ्रॉम लेंथेनियम टू ल्यूटिटियम। ऑक्सोसॉल्ट जैसे हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स, ये ऑक्सोसॉल्ट्स होते हैं। As the size decreases from lanthanum to lutetium, stability of the oxosalt also decreases। अब इसमें भी सेम कंसेप्ट है। इसमें अगर हम बात करेंगे लैंथेनियम से ल्यूटिटियम तक, ल्यूटिटियम का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या करता है, सपोज आपके पास क्या है, कार्बोनेट आयन। ठीक है, कार्बोनेट आयन को ल्यूटिटियम क्या करेगा, ज्यादा अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका साइज क्या स्मॉल है। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग इफेक्ट। तो ल्यूटिटियम का ज्यादा पोलराइजिंग इफेक्ट होगा, वो क्या करेगा, इसके CO3 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इसको क्या कर सकता है, ब्रेक करके CO2 रिलीज कर सकता है। सो एज ए रिजल्ट याद रखना, जितना बड़ा क्या होता है हमारा क्या होता है, कैटायन होता है, उतना ज्यादा क्या होते हैं, ऑक्सोसॉल्ट स्टेबल होते हैं। तो लेंथेनियम ज्यादा स्टेबल होगा और ल्यूटिटियम विल बी लेस स्टेबल। सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सोसॉल्ट डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनियम टू ल्यूटिटियम। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ लेंथेनॉइड। ठीक है, फ्रॉम लेंथेनियम टू ल्यूटिटियम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखना जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक लिगेंड होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है टू द सेंट्रल मेटल, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है और वो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सो हमें पता है जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है कैटायन का, और साइज डिक्रीज होने से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने से कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बनते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। सो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर है इट इज ग्रेटर। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस एज द लेंथेनॉइड साइज विल डिक्रीज। नेक्स्ट है रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स। अगर हम 4D एंड 5D एलिमेंट्स की बात करें, इसमें क्या होता है, जो 5D सीरीज होती है इसमें क्या होता है, 4f ऑर्बिटल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और उससे भी क्या हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, 4D एंड 5D एलिमेंट्स का जो साइज है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रेंड इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनॉइड ऑक्साइड्स। अगेन सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो मेटल होता है, मेटेलिक जो ज्यादा मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
साइज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन लूज होना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। सो क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर होता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बट लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। और वी कैन से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, उनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनियम टू द ल्यूटियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 के। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट का हमें ए दिया हुआ है, विच एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इन 3D सीरीज हैज पॉजिटिव E0 M2+2 M वैल्यू NY। ठीक है, याद रखना सिर्फ कॉपर है, इसका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉपर जो 2+ है वो इजिली कन्वर्ट होता है कॉपर में। इसका मतलब क्या है, जो कॉपर है वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, उसका जो नॉर्मल एलिमेंट स्टेट है उसकी कॉपर वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ड्यू टू हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जो कॉपर है उसके जो एटम्स है उसको सेपरेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आयनाइजेशन इंथैल्पी भी क्या होती है इसकी, इट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू लो हाइड्रेशन इंथैल्पी। वाटर में जाके ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये इजिली क्या कर सकता है, कॉपर रिड्यूस हो जाता है। सो इट हैज ए प्लस वैल्यू। नेक्स्ट, नेम ए मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच इज नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट NY। हम दो मेंबर्स की बात करेंगे। एक सीरियम की, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सीरियम जब अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो याद रखना इसमें क्या आ जाता है, 4F0। इसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाती है और नोबल गैस कन्फिग्रेशन की वजह से याद रखना सीरियम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट एक और एलिमेंट में बताया तो इसको बोलते हैं टर्बियम। टर्बियम इज Te। टर्बियम में क्या होता है, जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से क्या होता है, इसका 4F ऑर्बिटल में आ जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये हाफ फिल्ड हो जाता है और हाफ फिल्ड होने की वजह से इट बिकम्स स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसका ए दिया हुआ है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल जब ऑक्सो एनायंस के साथ अटैच होते हैं उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है, नॉट विद फ्लोरीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, बट ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से जो मेटल है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट शो हाई मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का अगर आप देखोगे नॉर्मली इट्स देयर मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। और अनदर रीजन, इन ट्रांजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NS सबशेल, NS सबशेल एज वेल एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N-1D सबशेल। तो S और D के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन पार्टिसिपेशन इन इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्ड। तो जो उसके एटम्स होते हैं, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में वो बॉन्ड बनाते हैं। एंड हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड फॉर्मेशन जो बनता है, जो खुद के एटम्स के बीच में बनता है, उसे बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड बनने की वजह से याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट विल बी हायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट सी की। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक। जो क्रोमियम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने रिमूव कर दिया तो इसका आ जाता है स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इज 3d5। 3d5 होने की वजह से ये क्या हो जाता है, काफी स्टेबल हो जाता है। वेयर एज इन जिंक में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द कंप्लीटली फिल्ड 4s ऑर्बिटल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s2। 4s से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जो कंप्लीटली फिल था, उसकी वजह से क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक। आई होप आप सबको DNF ब्लॉक के क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी चैप्टर्स के भी सिमिलर क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।